आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 19.2 मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू किया था। और आप जहन में रखें बेटा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, मतलब उसमें 2 रोज और 2 कॉलम थे। अब उसी क्वेश्चन 7 के बेटा पार्ट नंबर 3 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स का नाम तो सी दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखें इसके अंदर तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और 3 वर्टिकल अरेंजमेंट। अब इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो बेटा मैंने पिछले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे? उसकी वर्टिकल लाइंस, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसको 2 वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट करवा के। तो पहले मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाया, एलिमेंट सारे वही लिख दिए 2 1 1, फिर एलिमेंट आ गया बेटा 3 2 और 1, फिर एलिमेंट आ गया 1 2 और 2। सही है। तो हम इसका निकालने जा रहे हैं, पहले डिटर्मिनेंट चेक करने जा रहे हैं कि कहीं डिटर्मिनेंट जो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया ना बेटा तो फिर इनवर्स भी आगे कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालने का? मैट्रिक्स को यानी स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट कर दिया 2 वर्टिकल लाइंस में। अब प्यारे बच्चों याद करो, आप जब 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवाते हैं तो आपको यहां पर यूज करना पड़ता है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि इस डिटर्मिनेंट को या तो किसी रो से एक्सपेंड करवा दो या किसी कॉलम से एक्सपेंड करवा दो। तो ये आपकी मर्जी है बेटा, कहीं से भी एक्सपेंड कराओ, डिटर्मिनेंट का आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम आमतौर पे किसी भी डिटर्मिनेंट को रो 1 से या कॉलम 1 से एक्सपेंड करवा सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि अगले स्टेप में मैंने लिखा एक्सपेंडिंग बाय रो 1। R1 का मतलब रो 1, यानी मैं रो 1 से एक्सपेंड करवाने जा रहा हूं। तो बेटा ये है पूरी कंप्लीट रो 1। अच्छा, अब याद रखना बेटा, जब किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करवाते ना रो 1 से, तो रो 1 से एक्सपेंड करवाने का मतलब ये कि ये डिटर्मिनेंट रो 1 के हर एलिमेंट से बारी बारी एक्सपेंड होगा। यानी रो 1 से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करवाने का मतलब आपको इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के एलिमेंट 2 के हिसाब से भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर 1 के हिसाब से एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर इस 1 के हिसाब से एक्सपेंड करना पड़ेगा। और वो किस तरह करते हैं बेटा? बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बाद बेटा रो 1 में सबसे पहला मेंबर कौन सा था? 2 था ना, तो जो 2 था वो 2 लिख दिया हमने एज इट इज। उसके बाद बेटा एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है सब डिटर्मिनेंट, यानी इस बड़े डिटर्मिनेंट का एक छोटा डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट। अब हम 2 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 जिस रो में है वो पूरी रो इग्नोर करवा देंगे और वो पूरा कॉलम छोड़ देंगे। यानी पूरी फर्स्ट रो छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेफ्ट करते ही चेक कर रहे हैं 4 मेंबर हाईलाइट हो गए, वो 4 मेंबर्स यहां पे आ जाएंगे 2 1 1 और 2। अरे यस, क्या किया? पहला एलिमेंट लिखा 2। ये पहला एलिमेंट कौन सी रो में था? फर्स्ट रो में था। कौन से कॉलम में था? फर्स्ट कॉलम में था। तो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया, फर्स्ट रो को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करते ही ये 4 मेंबर बचे जिनको लिख लिया डिटर्मिनेंट के अंदर। अब हम इसी रो 1 के सेकंड एलिमेंट से एक्सपेंड करवाएंगे। लेकिन बच्चों आपको याद है ना कि जब हम दूसरे एलिमेंट से एक्सपेंड करवाते हैं तो दूसरे एलिमेंट की हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं। मतलब अगर ये +1 है, भाई कोई साइन नहीं तो +1 है। अगर ये +1 है तो यहां -1 लिखेंगे, अगर ये -1 होता तो यहां +1 लिखते। मतलब पहला एलिमेंट सेम साइन के साथ आएगा, दूसरे एलिमेंट की साइन चेंज होगी और तीसरा एलिमेंट भी फिर सेम साइन के साथ आएगा। अब जब बेटा तुम दूसरे एलिमेंट से एक्सपेंड कराओगे तो मुझे बताओ R1 का मतलब रो 1 तो छोड़नी है हर बारी। अब ये वाला जो 1 है ये कॉलम कौन से में? दूसरे कॉलम में। शाबाश, दूसरे कॉलम के अंदर। तो पहली रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम छोड़ दिया। बेटा जैसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये कोने वाले 4 मेंबर बच गए। उन 4 मेंबर्स को लिख दो बेटा अंदर। एक 3 आ गया, एक 1 आ गया, फिर एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया। क्लियर हो गई बात ये? यानी ये वाला 1 जिस रो में था उस रो को इग्नोर कर दिया, उस कॉलम को छोड़ दिया। रो कॉलम रो छोड़ते साथ ही ये कोने वाले 4 मेंबर बचे जिनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। अब हम आएंगे रो 1 के तीसरे एलिमेंट से एक्सपेंशन करवाएंगे। बेटा तीसरा एलिमेंट जिस साइन के साथ दिया होता है वही लिखना होता है। प्लस में दिया हुआ है तो हमने प्लस में ही लिखा, माइनस में दिया हुआ होता तो माइनस में लिखते। साइन खाली बीच वाले का चेंज करना है, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस करवा देते। अब शायद बताओ बेटा ये वाला 1 कौन सी रो में? सर है तो उसी फर्स्ट रो में। कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम है। तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ते ही हमारे पास ये 4 मेंबर बच गए जिनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लिया, दैट इज 3 2 फिर 2 और फिर 1। यहां तक चेक करना बेटा, सारी बात समझ में आ गई? क्या किया? पहले 2 से एक्सपेंड किया, 2 को लिखा बाहर, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, ये 4 मेंबर लिख लिए।
सेकंड वाले की साइन चेंज करके बाहर लिखी, फिर कॉलम छोड़ दिया, ये वाले 4 एलिमेंट बच गए होने वाले, फिर थर्ड एलिमेंट के खोलने के लिए थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो ये वाले 4 मेंबर बच गए, इनको लिख दिया हमने एज इट इज। अब ये जो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था ना, ये छोटे छोटे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप सब बच्चों जानते हो ये कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवाने के लिए आपने 2 तो लिख दिया, वैसे ही यहां ब्रैकेट बना दिया। बेटा अभी पिछले लेक्चर में क्या बात डिसाइड हुई थी कि जब 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो सबसे पहले राइट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, अब एक नई चीज जरा देख लो बेटा, यहां पे साइन मत लिखा करो माइनस, वैसे तो आपको पता है फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन आता है, बट एक बेहतर तरीका बता रहा हूं, इसको इस तरह प्रैक्टिस करना। राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई साइन मत लगाओ, पहले जरा लेफ्ट एलिमेंट को लेफ्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, और जब लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाओ तो जो भी आंसर आए बस उसका आंसर की साइन चेंज करके लिख दो। भाई अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो माइनस में लिख दो, आंसर माइनस में आ रहा है तो प्लस में लिख दो। कैसे? 2 2 से तो बन गया 4, बेटा जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +1, लिखा क्या? -1। क्लियर हो गई बात? ये बार बार साइन माइनस लगाने की शुरू से जरूरत नहीं है। मतलब अगर यहां -1 होता और मैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा के लाता -1, लिखता मैं यहां +1, तो लेफ्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए उस आंसर की ऑपोजिट साइन के साथ उस वैल्यू को लिखना है, साइन चेंज करके लिखना है। दोबारा देख लीजिए अगर मसला है तो। बेटे बाहर लिख दिया -1, ब्रैकेट बनाया। बताओ बेटा पहले राइट को जब राइट से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब देखो कोई साइन नहीं लगा रहे यहां पे, पहले लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया +2, लिखा क्या? -2। अच्छा ये मैं सब समझाने के लिए आपको ये खाली सर्कल्स वगैरह शक्ल बना के बता रहा हूं, या आप एग्जाम में ऐसे बना के मत आ जाना कि वो चेक करने वाला बोले कि अच्छा मुझे समझा रहे हैं आप। नहीं भाई आपको नहीं समझा रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि जब राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो 2 और -1 मल्टीप्लाई होकर बना +2, लिखा -2। तो अपने समझने के लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आखिर में लिख दिया +1 ब्रैकेट के अंदर। बेटा यहां भी राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3। अब जब लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया बेटा तो आया +4, लिखा गया? वेरी गुड, -4, साइन चेंज कर गया। अब अगले स्टेप में जब बेटा इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी में आप चेक कीजिएगा, ये 2 लिखने के बाद बेटा ब्रैकेट में 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, फिर -1 लिखने के बाद बेटा 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, फिर +1 लिखने के बाद बेटा 3 में से -4 किया तो -1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, हर आने वाली ब्रैकेट को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा लेता हूं, तो बेटा यहीं पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं अगला स्टेप। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी की फाइनल वैल्यू चेक कीजिए बेटे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, बेटा यहां 4 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो गया, और बेटा जब ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया। अब जब बेटा डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो जरा सबको सॉल्व कर लें एक साथ। बेटा 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 में से माइनस करवाएंगे 1, तो नेट वैल्यू डिटर्मिनेंट की दोबारा 1 के बराबर आ गई। बेटा जरा इसको देख लो अच्छी तरीके से, उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा आप मुझे बताएं बेटा, डिटर्मिनेंट चूंकि 0 के बराबर नहीं आया ना, इसका मतलब ये सवाल कंटिन्यू होगा और अब निकालना पड़ेगा हमें एडजॉइंट। किसका? इस मैट्रिक्स सी का। तो बेटा अब जब यहां पे हम एडजॉइंट निकालेंगे तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि पिछली वीडियो में जो एडजॉइंट था ना वो बहुत आराम से आ गया था, क्योंकि जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 ऑर्डर की थी, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम थे। यहां जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम है। तो इसका एडजॉइंट निकालने का प्रॉपर हमारे कोर्स में एक फॉर्मूला गिवन है, कोफैक्टर मेथड कहलाता है। ये कहलाता है एडजॉइंट बाय कोफैक्टर्स। तो हमें इसके पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब बेटा कोफैक्टर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस मैट्रिक्स का नाम सी था तो आप कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, पहला C11, फिर दूसरा C12, फिर तीसरा C13। बेटा दूसरे में आओगे तो ये बनेगा C21, ये बनेगा C22, ये बनेगा C23, और तीसरा रो बन जाएगी C31, फिर ये C32, और फिर इसी तरह से C33 का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज तो आप सब जानते हैं बेटा, जब ये सारे कोफैक्टर्स मालूम हो जाएंगे हम सबको उठा के यहां पुट करवा देंगे तो आखिरी स्टेप में उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। बच्चों ट्रांसपोज कैसे लेते थे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करवा देंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाता है। अच्छा अब देखो एक बात का ख्याल रखना बेटा, अगर मैट्रिक्स का नाम सी है ना तो जरूरी नहीं है कि कोफैक्टर्स को सी का ही नाम दिया जाए, आप इसको कैपिटल ए किसी भी लेटर का नाम दे सकते हैं। यहां बेशक एडजॉइंट सी लिखना, लेकिन अंदर आप A11, A12, A13 इस तरह भी लिख सकते हैं, मैट्रिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेहतर यह कि जिस मैट्रिक्स का जिस नाम दिया हुआ है
उसी नाम को इस्तेमाल करके लिखो। दूसरी बात बेटा, इसको 11 नहीं पढ़ना, इसको 1 1 पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा ये फर्स्ट वाला 1 जो है वो रो नंबर को शो कर रहा है और जो दूसरा वाला नंबर है वो उसके कॉलम की पोजीशन को शो कर रहा है। तो आप बताएंगे C11 का मतलब, इस एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। बेटा 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह 3 1 3 2 और 3 3। अब आप मुझे बताइए बेटा, एक तरीका तो ये कि पहले इन सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज मालूम करें, उसको उठा के फिर यहां पुट करवाएं, फिर उसका ट्रांसपोज लें। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोफैक्टर की वैल्यूज निकालने से पहले ही इसका ट्रांसपोज निकाल लें ताकि अगले स्टेप में खाली वैल्यूज पुट करवा दें। तो बेटा मैं अभी वैल्यूज निकालने से पहले इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। जब बेटा मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ सी, और राइट हैंड साइड में प्यारे बच्चों बताओ जब इस पूरी वैल्यू का तुम ट्रांसपोज लोगे तो जो रो होगी, अरे यस, उसे कॉलम बना देंगे। तो जो बेटा पहली रो थी ना उसे लिख दिया हमने पहले कॉलम में, यानी C11, फिर C12, फिर C13। बेटा जो सेकंड रो है उसे बना दो सेकंड कॉलम, यानी C21, फिर C22 और फिर C23। और जो थर्ड रो है बेटा उसे बना दो थर्ड कॉलम, यानी बन जाएगा C31, फिर C32 और फिर C33 का होल ट्रांसपोज नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपोज ही तो लिया, ऑब्वियसली दोबारा ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करा दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ऊपर से पावर टी हटा दो बेटा, यानी ट्रांसपोज हो चुका है। अब याद करो बेटा, ये है वो कोफैक्टर्स ना जो निकालना एक मुसीबत है। तो प्यारे बच्चों ये है तो मुसीबत, लेकिन यार अगर ये दुख थोड़ा सा आपका कम हो सके ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी इंशाल्लाह खुशी होगी। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो हर कोफैक्टर होता है ना बेटा, कोफैक्टर निकालने के आपने जो भी अपने मेथड पढ़े हो, मेथड में वही फॉलो कर रहा हूं, लेकिन याद रखना उसमें हर गैर जरूरी स्टेप्स को आपने खत्म कर देना। कोई भी इसमें कोफैक्टर निकालने के लिए आपने एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है जिसके मार्किंग स्कीम में कोई नंबर नहीं है। अब वो तरीका क्या है प्लीज जरा सुनना बेटा ध्यान से, मुझे बताइए। यहां से देख के निकालेंगे कोफैक्टर्स, इसमें से देख के। पहले हम क्या किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, पहले कोफैक्टर C11 की। अब बच्चों ये तरतीब याद रख लो, जब तुम C11 की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा किससे शुरू करोगे, हमेशा प्लस साइन से शुरू करना। भले सॉल्व करने के बाद इसका आंसर माइनस में क्यों ना आ जाए, वो एक अलग बात है। पहला कोफैक्टर हमेशा प्लस से शुरू होगा, बस अब ऑल्टरनेट साइन लगाते रहो बेटा। ऑल्टरनेट साइन लगाने का मतलब जब C12 होगा यानी ये वाला कोफैक्टर तो साइन माइनस का, जब तीसरा कोफैक्टर आएगा C13 तो फिर से साइन प्लस का। समझ में आ रही है बात, यानी तीनों कोफैक्टर्स निकालने के लिए बस प्लस से शुरू करो, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। जरूरत नहीं है कि आप बार बार ये सब लिखने बैठ जाएं कि -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 + 1 या 1 + 2, ये सारा काम मत कीजिएगा। दूसरी बात ये, अगर याद करना मुश्किल लगे तो बेटा जिन एलिमेंट्स की पोजीशन को ऐड करवाने से इवन नंबर बने ना, इवन नंबर, वो हमेशा प्लस से शुरू होगा। तो आप चेक करें 1 + 1 2 बन रहा है, 2 इवन नंबर है, प्लस से शुरू किया। 1 + 2 बन रहा है 3, 3 ऑड नंबर है, माइनस से शुरू किया। 1 + 3 बन रहा है 4, 4 इवन नंबर है तो प्लस से शुरू किया। और बेहतर तरतीब क्या है, बस पहले प्लस लगाओ, बस प्लस के बाद ऑल्टरनेट साइन लगाते रहो बेटा। ये पहले शुरू के 3 कोफैक्टर्स बिल्कुल सेम इसी तरह से अगले 3 कोफैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, यहां से पिक कर रहा हूं बेटा। अगला आ जाएगा C21, उसके बाद आ जाएगा C22, उसके बाद आ जाएगा C23, ये अगले 3 कोफैक्टर्स। और उसके बाद फिर हम आखिर के जब इधर 3 कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें से C31, C32 और C33। तो बेटा जो आखिर के कोफैक्टर्स हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी C31, C32 और C33। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, साइन जरा पहले कंटिन्यू कर लो। किससे शुरू किया था, प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे ऑल्टरनेट साइन लगा दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइन ऑल्टरनेट साइन लगाते रहो सब में। अब देखो बेटा इसका कोफैक्टर निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है यहां डिटरमिनेंट बनाने की, बस जो बात बोल रहा हूं ना बेटा उसको प्लीज ध्यान से सुनना। यहां लगाऊंगा मैं ब्रैकेट, डिटरमिनेंट नहीं। अब प्लीज तवज्जो से बात सुनो, C11, 11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ओरिजिनल सवाल पे आओ और ओरिजिनल सवाल में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो। चेक करो बेटा, C11 का मतलब ओरिजिनल सवाल पे आओ, 11 का मतलब बेटा यही वाला पोजीशन नहीं होगी, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब आप मुझे बताएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये 4 मेंबर नहीं बच गए,
और बेटा ये अगर घर में प्रैक्टिस करो बेटा, दो स्केल्स रख लीजिएगा छोटे अपने साथ, फर्स्ट रो को हाइड कर दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिएगा, ये चार खुद ही निकल के सामने आ जाएंगे। तो क्या करना, फर्स्ट C11 का मतलब पहले एलिमेंट से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के। बता दो बेटा, जैसी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ा, ये चार मेंबर बच गए ना बेटा। अब इन चार मेंबर को यहां लिखने के बाद सॉल्व करने की क्या जरूरत है, इसी में से सॉल्व कर लो चार मेंबर को। अब देखो चार मेंबर कैसे सॉल्व करेंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ते ही जो चार मेंबर बचे उसमें बेटा ये राइट एलिमेंट्स हैं और ये लेफ्ट एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या सीखा था यहां पर इससे पहले कि सर राइट राइट से मल्टीप्लाई होगा, फिर लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसकी साइन चेंज करके लिख देंगे। अरे यस, चेक करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 4 आ गया। फिर जब बेटा मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया +1, लिखा क्या, लिखा -1। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा। बेटा अगर 3 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो नेट वैल्यू क्या, सिर्फ 3 आ गई। क्लियर हो गई बात ये? दोबारा सुन लीजिए, जब C12 कैलकुलेट करवाएंगे तो C12 में 1 2 का मतलब बता दो, यानी फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम। आओ बेटा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, बताओ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यही वाला मेंबर तो है बेटा, चेक कर लो। C12 का मतलब यही तो है, फर्स्ट रो छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। शाबाश, बताओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ते ये कोने वाले चार मेंबर्स नहीं आ जाएंगे? तो जब कोने वाले चार मेंबर्स आ गए तो पहले राइट को राइट से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज कर दो। बेटा 2 3 जा बन जाएगा 6, 2 1 जा बन जाएगा +2, लिखेंगे क्या, -2। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 6 बन गई। बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया +2, अरे लिखा क्या, -2। बेटा 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया, उस 4 को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करवा भी दे तो वैल्यू क्या, -4। इसी तरह से कर लें बेटा, सारे कोफैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। C13 पर आ जाए बेटा, C13 बताओ यहीं पर होगा ना सर, कैसे, क्योंकि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ते ही बताओ ये कोने वाले चार मेंबर्स आ गए, इसमें राइट एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई। बेटा तो राइट को राइट से किया तो 1 3 जा तो वैल्यू आ गई 3। जब बेटा हमने लेफ्ट को लेफ्ट से किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया +4, लिखा क्या, -4। अब क्या करेंगे बेटा, अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आखिर में बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बेटा 3 - 4 किया तो -1 आया, -1 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू -1 के बराबर आ गई। इस तरह से निकालने आपको सारे कोफैक्टर। यहां पर बच्चों की तरह वो डिटर्मिनेंट बार बार बनाने मत बैठ जाइएगा, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और इससे बेहतर है कि आप ये काम डायरेक्ट कर लें सॉल्व, जल्दी आ जाएंगे वो फैक्टर्स की वैल्यू। बट ध्यान से कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो। अगर कोई परेशानी है आपको इन तीनों में तो दोबारा समझा रहा हूं बेटा, ये तीन दोबारा से इन तीनों को देख लो। बताओ बेटा C21 स्टार्ट करने के लिए यहां ब्रैकेट लगा दिया, शाबाश। बताओ 2 1 का मतलब सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना। इधर देखो बेटा सामने प्लीज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये चार मेंबर बच गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये चार मेंबर बच गए। अब इन चार में से पहले राइट राइट से मल्टीप्लाई, फिर लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई। बेटा 2 1 जा 2 बनेगा, 1 1 जा 1 बनेगा, लिखेंगे -1। तो बेटा वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंपल 2 -1। बेटा 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 1, बट उस 1 को बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1। अरे यस सही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट बच गए, तो राइट राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई। अब आ जाइए बेटा C22 पर। अब C22 में ख्याल रखना ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। बेटा सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ते ही तुम चेक करो ये कोने वाले चार मेंबर बच रहे हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ते ही, सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ते ही तुम चेक करो ये कोने वाले चार मेंबर बच रहे हैं। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 1 जा हो जाएगा 2, लिखेंगे -2। यानी वैल्यू आपके पास बननी चाहिए 4 - का 2। बेटा 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बना, 2 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दिया तो आंसर क्या, अरे यस सिर्फ 2 के बराबर। कैसे बना 4 - 2? 2 2 का मतलब है सेकंड रो पर स्केल रख देना और सेकंड कॉलम पर स्केल रख देना। देखो कोने वाले कॉर्नर वाले मेंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे आपके पास। अब आ जाए C23 पर। बेटा C23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी सेकंड रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम छोड़ दें। बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ते ही आपके पास ये ऊपर वाले और नीचे वाले चार दो एलिमेंट, तो 1 2 जा 2 बन रहा है, 2 1 जा 2 बन रहा है। तो बेटा इसकी वैल्यू बन जानी चाहिए सिंपल 2 माइनस का 2। बेटा 2 - 2 करेंगे 0, और 0 जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसको ही बर्बाद कर देगा, तो आंसर खाली 0 आ गया। 2 - 2 कैसे बना? बेटा ये वाले एलिमेंट में हमने सेकंड रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम छोड़ दिया 2 3 में, सेकंड रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट बचे।
1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया +2, लिखा -2। अब चेक करना बेटा इसी तरह जो आखिर वाले 3 को फैक्टर्स हैं, इन आखिर वाले 3 को फैक्टर्स में से हम बेटा पहला कौन सा मालूम करने जा रहे हैं? पहला मालूम करने जा रहे हैं C31, फिर मालूम करने जा रहे हैं C32, फिर मालूम करने जा रहे हैं C33। बेटा साइंस की में जहां भी फंसो प्लस से शुरू कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आखिर वाला माइनस था तो अंडरस्टूड है ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आखिरी वैल्यू प्लस में हमेशा खत्म होगी। अब बेटा C31 के लिए चेक कर लें। 31 में मुझे बताइए तीसरी रो और पहला कॉलम है ना बेटा, 31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, शाबाश बताओ बेटे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। बेटा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ते ही ये 4 एलिमेंट ही बच गए, जिसमें राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट से मल्टीप्लाई। बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और जब बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +2, लेकिन लिखा गया, लिखा हमने -2। बेटा क्या बनेगा, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1, इस -1 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई कर भी दो तो आंसर -1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर है, नजर आ रहा है? अच्छा क्या किया हमने बेटा, 1 - 2 कैसे आया, थर्ड रो छोड़ी थी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ये बच गए थे 4 मेंबर, राइट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट से मल्टीप्लाई, आया +2, लिखा -2। 1 में से 2 माइनस किया तो बना -1, उस -1 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो नेट आंसर -1। बेटा C32 का मतलब आ जाओ, 32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, शाबाश बताओ, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ते ही उछल के देखो ये 4 मेंबर आ गए सामने, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, ये 4 मेंबर आ गए। बेटा राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 3 2, यानी इसे छोड़ा था, इसे छोड़ा था, 2 और 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। बेटा जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +3, लिखा क्या, लिखा -3। बेटा 2 में से 3 माइनस करेंगे तो अंदर आएगा -1, वो -1 इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +1। अब आखिर में आ जाए बेटा C33 पर। बच्चों जब 33 पर आओगे तो 33 का मतलब थर्ड रो छोड़ दो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, शाबाश बताओ बेटे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते ही चेक करें बेटा ये 4 मेंबर आ गए, जिसमें राइट से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 3 1 3, आएगा +3, लिखेंगे -3, तो टोटल आंसर क्या बना बेटा हमारे पास, ये बन गया 4 -3। बेटा 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या 1, उस 1 को बेटा बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी। अब चेक करना बेटा ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, जरा वीडियो पॉज करके बेटा पहले कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज को शाबाश जरा नोट डाउन कर लो अपने पास। और अगर कोई सवाल हो ना बेटा, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा बेटा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, मैं उस पर रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपको मैं इसको किस तरह से जवाब देके आप मजीद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा ये सारे कोफैक्टर की वैल्यू जब मालूम हो गई हमारे पास तो अब जरा चेक कीजिएगा बेटे, आखिरी स्टेप बहुत ही आसान है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है बेटे। जब ये सारे कोफैक्टर्स की बेटा वैल्यू मालूम हो गई, अब हम क्या करेंगे बेटा आखिर के स्टेप्स में, इन सारे कोफैक्टर्स को बेटा पुट करवा देंगे इस फॉर्मूले में, नहीं उस फॉर्मूले में जिसका हम ट्रांसपोज ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। आप याद करें बेटा, एडजॉइंट का फॉर्मूला ये था, लेकिन ट्रांसपोज लेके हमने हर रो को क्या बना दिया था, कॉलम में कन्वर्ट करवा दिया था। चेक कर लो, जो C11 C12 C13 फर्स्ट रो थी वो क्या बन चुकी है, C11 C12 C13 फर्स्ट कॉलम। तो बस अब इन तीन नंबर्स के पेयर उठाओ और कॉलम में पुट करवाना शुरू कर दो। तो बेटे हम जब एडजॉइंट की तरफ आए वापस तो हमने बोला एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू, बेटा ये जो शुरू के 3 कोफैक्टर्स आए इनसे बना दो पहला कॉलम, तो 3 4 -1, इससे आ गया पहला कॉलम 3 4 -1। बेटा जो आखिर के बाद के 3 कोफैक्टर्स निकाले हैं वो -1 2 और 0, इनको भी कॉलम वाइज लिख दो, -1 2 और 0। कॉलम वाइज क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि इसका हम ट्रांसपोज निकाल के पहले बता चुके हैं। बेटे जो आखिर के 3 कोफैक्टर्स है हमारे पास वो क्या क्या, -1 1 और 1, तो यहां पर आ जाएगा -1 1 और 1, तो -1 1 और 1, ये हमारे पास आ गई थर्ड कॉलम। अब जब बेटा एडजॉइंट ऑफ C की वैल्यू आ जाएगी तो हम आखिरी स्टेप में A इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे। बेटा A इनवर्स का फॉर्मूला इनफैक्ट C है ना, मैट्रिक्स का नाम C है, तो ये बन जाएगा C इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C इनटू एडजॉइंट ऑफ C। सही है बेटा, सारे कोफैक्टर निकालने के बाद, एडजॉइंट निकालने के बाद अब आ गए C इनवर्स। बेटा A इनवर्स का फॉर्मूला होता तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A लिखते। मैट्रिक्स का नाम C दिया हुआ है तो C इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन C डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ C। सारी वैल्यूज बेटा यहां पुट करवा दो। तो बेटा C इनवर्स की जब वैल्यू हम पुट करवाएंगे तो जरा चेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने
1 मालूम करवाई थी बेटा, वो पुट करवा दी। एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू जो ऊपर निकाल चुके थे वो पुट करवा दी, दैट इज 3 -1 बेटा, ये वैल्यू -4 2 और 1, ये वैल्यू -1 0 और 1। बेटा पिछले ही सवाल की तरह याद करें, जब 1/1 1 होता है तो उस 1 को अगर मैं पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाली वैल्यू आप सिरे से इग्नोर कर दें। तो जो सी इनवर्स है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 3 -1 बेटा, फिर वैल्यू आएगी -4 2 1, फिर वैल्यू आएगी -1 0 1। ये बेटे आपका रिक्वायर्ड आंसर सी इनवर्स का। तो जो सी इनवर्स की बेटा हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास बन रही है 3 -1 -4 2 1 और -1 0 1। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 का। इस सवाल को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना बेटा, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी आपके पास बेटा आपकी क्यूरी हो, आपको कोई सवाल पूछना हो, मैं अपना नंबर भी आपसे व्हाट्सएप नंबर भी इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में किसी भी स्टेप में जो प्रॉब्लम हो वो काइंडली आप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करके समझा दूंगा। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच।